काशी ने जब नजरें उठा के देखा तो सामने अभय बैठा हुआ था। उसे सामने बैठा देखकर उसने गुस्से में कहा, आप ये क्या हरकत है? इस पर अभय ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहा, मैंने कल मिलने का कहा था पर आप शायद भूल गई। उसकी इस बात पर काशी ने गाड़ी के दरवाजे का लॉक खोलते हुए कहा, हमें घर जाना है। राणा, गाड़ी राजस्थान ले लो, आपकी हुक्मरानी साहब अपने घर जाना चाह रही हैं। ये बोल अभय मुस्कुरा दिया उसे देखकर तो काशी गुस्से में आ गई। बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गाड़ी रोकिए। कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमने राजा साहब से बोल दिया है कि आप और मैं एक मीटिंग में जा रहे हैं। काशी गुस्से में बैठी रही और वो कर भी क्या सकती थी। अभय उसे देख के मुस्कुराए जा रहा था। काशी को ये देखकर और गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में उससे कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कोई गुस्से में भी इतना हसीन कैसे हो सकता है। इस जवाब से काशी को और गुस्सा आ गया। तभी उसका फोन बजा तो देखा विजय का फोन था। वो जैसे ही फोन उठाने वाली थी कि अभय ने उसके हाथ से छीन के फोन काट दिया। ये क्या किया आपने? हमारा फोन वापस कीजिए। ये कहते हुए काशी फोन लेने के लिए आगे बढ़ी तो अभय ने फोन बंद करके अपने कोट के पॉकेट में डाल लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, चुपचाप बैठिए। कुछ देर में गाड़ी आकर एक फार्म हाउस के आगे रुकी। अभय बाहर आया पर काशी नहीं उतरी। अभय ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उससे बोला, बाहर आइए हुक्मरानी साहब। काशी ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही बैठी रही। उसके ऐसे ही बैठे रहने पर अभय ने उससे फिर पूछा, आप नहीं उतरेंगी? काशी वैसे ही बैठी रही। अभय ने एक नजर देखा और झुक के उसे बाहों में उठा के गाड़ी से बाहर ले आया। ये देखकर काशी ने झुंझला के कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अभय ने उसे देखते हुए कहा, बस चुप, कितना बोलती हैं आप काशी, चुप अब वरना। उसके ऐसे बोलने पर काशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, वरना क्या करेंगे आप? वरना आप तो जानती हैं, हम मुंह बंद करना अच्छे से जानते हैं हुक्मरानी साहब। उसके ऐसे बोलने पर काशी ने उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहा, वरना क्या करेंगे आप? वरना तो आप जानती हैं, हम मुंह बंद करना अच्छे से जानते हैं हुक्मरानी साहब। अभय के ऐसे बोलने पर काशी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो काशी को अपनी बाहों में उठाए हुए अपने फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। राणा जी गाड़ी लेकर चले गए। अभय अंदर आया और काशी को ऊपर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया। काशी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये कहाँ लेके आए हैं आप हमें? अभय उसके सामने बैठते हुए बोला, ये हमारा फार्म हाउस है, हमने कल ही यहाँ पर खरीदा है, सोचा यहाँ सबसे पहले आपके साथ आए तो हम आपको ले आए। हमें जाना है यहाँ से, हमें बाबा के पास जाना है। ये कहकर काशी खड़ी होकर जाने लगी तो अभय ने उसे पकड़ के अपने पास खींच लिया। काशी आकर बिस्तर पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की तो अभय ने उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया और उसके पास लेटते हुए बोला, काशी, क्यों बार बार आप भूल जाती हैं कि हमसे दूर जाना आसान नहीं है? इस बात पर काशी ने उससे कहा, कुछ नहीं भूल सकती मैं हुकुम साहब, आपके दिए दर्द को 2 सालों से अपने दिल में लिए जी रहे हैं। अभय ने देखा ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था। वो काशी को देखकर बोला, जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए इस सिंदूर को, तोड़ के फेंक दीजिए इस मंगलसूत्र को। क्यों नहीं कर देती इन सबको खुद से दूर? जब इतनी नफरत है तो करिए दूर इन सबको खुद से। ये सिंदूर आपके दिए धोखे को जिंदा रखता है हुकुम साहब, जो आपने एक लड़की के साथ किया, सिर्फ अपने गुरूर के लिए, अपने अहंकार में आके। 2 सालों का दर्द जो आज तक उसने अपने सीने में छुपा के रखा था, आज वो उसके होठों से शब्द बनके और आंखों से आंसू बनके निकल रहे थे। उसने अभय को देखते हुए फिर कहना शुरू किया, जिस मंगलसूत्र को आप मेरे गले में फेंक के गए थे उसे मैंने श्रृंगार समझ के नहीं पहना हुकुम साहब, उसे ये सोच के पहना है कि ये मुझे दी गई वो सजा है जो मुझे पूरी जिंदगी झेलना है, कभी लोगों के ताने के साथ तो कभी किसी के अफसोस के साथ। अभय ने काशी का हाथ छोड़ दिया था। काशी उठ के उससे दूर खड़ी हो गई। आपने खुद की जबान पूरी करने के लिए एक लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि वो आपके सामने टूट गई। खुद के गुरूर के आगे आपको उस लड़की की बेबसी और
आंसू भी नहीं दिखाई दिए? आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को सौदा बना दिया। काशी बोली जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अभय उसकी तरफ पीठ किए खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो काशी के आंसुओं को देख सके। अगर इस शादी में आप इतनी मजबूर हैं तो हटा दीजिए ये मजबूरी। जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए ये मांग का सिंदूर। जब ये गले का मंगलसूत्र आपको घुटन कर रहा है तो तोड़ के फेंक दीजिए इसे। लाओ हम ही मिटा देते हैं इस सिंदूर को। ये कहकर अभय का हाथ काशी की तरफ बढ़ा। ये देखकर काशी ने दीवार पर लगी तलवार को निकाल के उसके सामने करते हुए कहा, वहीं रुक जाइए अभय प्रताप सिंह। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम भूल जाएंगे कि ये सिंदूर आपके नाम का है। उस वक्त मैं मजबूर थी, पर इस वक्त मैं मजबूत हूं। मुझे तोड़ने की सोच को तोड़ दीजिए। ये सिंदूर इस जिंदगी में तो नहीं हटने दूंगी, क्योंकि जब जब आप मुझे देखोगे आपका गुरूर टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा। आपको अफसोस होगा खुद की करनी पर। आपको अपनी हार महसूस होगी कि जिसे आप तोड़ना चाहते थे आज भी वो खड़ी है उतनी ही मजबूती के साथ। आज काशी के गुस्से को देख के अभय ने खुद के कदमों को वहीं रोक लिया था। हम यहां से जाना चाहते हैं, ये कहकर काशी ने तलवार को नीचे कर दिया। अभय ने राणा को कॉल किया और आने का बोला। राणा को कॉल करने के बाद अभय ने बिना काशी की तरफ देखे कहा, जाइए, बाहर राणा जी खड़े हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे। इतना सुनकर काशी वहां से जाने लगी। अभय ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो सिर्फ जाती हुई काशी की पायल की आवाज सुन रहा था। पायल की आवाज को वो तब तक सुनता रहा जब तक उसकी आवाज आना बंद नहीं हो गई। काशी बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। राणा ने गाड़ी उसके घर की तरफ बढ़ा दिया। पूरे रास्ते काशी बस रोई जा रही थी। राणा शीशे से देखा जा रहा था। काशी को पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। जब राणा ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, हुकुमरानी सा, घर आ गया, तब उसने देखा कि वो घर पहुंच गई। काशी उतरी और चली गई। उसे जाते हुए देखकर राणा ने मन में कहा, हुकुमरानी सा, एक आप ही हैं जो हुकुम सा की जिंदगी को बदल सकती हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं, क्योंकि आपको उनके हुकुम सा होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर देवी माँ ने चाहा तो आप बहुत जल्द उनके साथ होंगी। काशी कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो अपने बिस्तर पर लेट के रोने लगी। दूसरी तरफ अभय गुस्से में शराब पिए जा रहा था। राणा आया तो उसने जब उसे ऐसे देखा तो परेशान हो गया। हुकुम साहब, शराब पी रहे हैं, पर आप तो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। ये कहते हुए उसने उसके हाथों से ग्लास लेकर रख दिया। अभय ने उसे देखकर नशे में बोला, क्या गलती थी हमारी राणा, बोलो। उन्होंने हमारे गुरूर को ललकारा था, अभय प्रताप सिंह के गुरूर को। राणा, तो कैसे पीछे हट जाते हम, बोलो। अरे वो कहती हैं कि हमने सौदा किया उनके साथ शादी करके। राणा, हाँ किया सौदा, पर जमीन का नहीं, दिल का। अरे पहली बार जब उनकी आवाज सुनी तो नहीं जानते थे कि आवाज उनकी है, पर उस आवाज ने जैसे हमें खींच लिया खुद की तरफ। जब पहली बार उनके आश्रम गए और रात की धीमी सी रोशनी में उनका चेहरा देखा तो मां का चेहरा याद आ गया। राणा, काशी भी लोरी सुना रही थी, सारे बूढ़े लोगों को सुला रही थी, जैसे मां हमें सुलाती थी। अभय शराब के नशे में बोले जा रहा था। राणा जी उसे सुनते जा रहे थे। एक राणा ही तो था जिस पे अभय आंख बंद करके भरोसा करता था। पहली बार उन्हें देख के दिल में ख्याल आया कि सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत हो सकता है क्या। उन्हें देख मन जैसे उनका हो बैठा था। जब वो ठंड की रात में पहली बार घाट पर मिली तब हम हैरान थे कि खूबसूरत किसे कहें, चांद को या उन्हें। जिस दिन उन्होंने हम पर हाथ उठाया था उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। वो पहली थी जिसने हम पर गलत करने पर हाथ उठाया था, क्योंकि कोई था ही नहीं हमें सही गलत बताने वाला। तो कैसे पता चलता राणा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम गुस्से में थे राणा। उस दिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। हम घाट चले गए, देखा वो वहीं थी। उन्हें देख के गुस्सा हमारा बर्दाश्त से बाहर हो गया।
हमने उनके साथ बदतमीजी कर दी, पर जब उनके हाथ के जख्म देखे जो हमारी वजह से उन्हें लगे थे और उनके आंसू देखे तो पता नहीं हमें क्या हो गया, हमने खुद को ही जख्मी कर लिया। उनके आंखों से गिरा एक आंसू आज भी हमारे सीने को चीर जाता है। शादी की उनके गुरूर को तोड़ने के लिए, पर हम तो खुद बंध गए उनके साथ। कैसे समझाएं उन्हें हमारे साथ मौत है, सब खोया है हमने, उन्हें नहीं खो सकते राणा, नहीं खो सकते। अभय इतना बोल के लड़खड़ा के गिरने वाला था कि राणा उसे संभाल के ऊपर कमरे में ले आया और सुला दिया और खुद नीचे आ गया। आज 2 सालों बाद दोनों की ही दिल की बातें होठों तक आई थी। बस फर्क इतना था कि एक जानता था और दूसरा अनजान था। राणा अब किसी भी तरह काशी को अभय की जिंदगी में लाना चाहता था। सुबह का वक्त, राजेंद्र जी का ऑफिस। काशी आज जल्दी ही ऑफिस आ गई थी। राजेंद्र जी आए तो सीधे उसके केबिन में आ गए। क्या बात है, आज हमारी राजकुमारी हमसे पहले और वो भी हमसे बिना मिले। ये बोलते हुए वो उसके पास चले आए। प्रणाम बाबा, माफ कर दीजिए, वो काम ज्यादा था तो बस इसलिए। राजेंद्र जी ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी राजकुमारी। काशी ने बॉक्स लेते हुए उनके गले लग के कहा, शुक्रिया बाबा, आपको याद था। अरे, अपनी राजकुमारी के जन्मदिन को कैसे भूल सकते हैं, इस दिन आपने 2 घरों को रोशन किया था। अच्छा, खोल के तो देखें आपको तोहफा कैसा लगा। उनके कहने पर काशी ने बॉक्स खोल के देखा तो उसमें बहुत प्यारे कंगन थे। उन कंगनों को देखकर उसने कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया बाबा। राजेंद्र जी ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने लगे तो काशी ने रोकते हुए कहा, बाबा किसी को मत बताना ये, और कुछ मत करिएगा प्लीज। जानते हैं हम, पर हमें तो आपके हाथ की खीर खानी है, मिलेगी ना। राजेंद्र जी ने मुस्कुरा के कहा तो काशी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो भी अपने केबिन में चले गए और काशी भी बैठ के काम करने लगी। कुछ देर बाद अभय मालिनी के साथ आया। मालिनी उसे देखकर बोली, गुड मॉर्निंग काशी। काशी ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मालिनी जी। अभय की तरफ नजर गई तो उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और काम करने लगा। काशी भी काम में लग गई और मालिनी अभय के बगल में बैठी थी। वो बार बार बस अभय को देखे जा रही थी। तभी विजय अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। उसे देखकर काशी ने मुस्कुरा के कहा, आ गए आप, पर आज हमारे फूल कहाँ हैं? अभय विजय को देखकर और गुस्से में आ गया। विजय उसके पास आते हुए बोला, वो तो आज नहीं है, पर हाँ, हम अपने साथ एक तोहफा लाए हैं आपके लिए प्रिंसेस। तोहफा? और वो तोहफा क्या है? चलिए आंखें बंद कीजिए और खड़ी हो जाइए। विजय के कहने पर काशी ने आंखें बंद की और खड़ी हो गई। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद विजय ने उससे कहा, अच्छा अब आंखें खोल लीजिए प्रिंसेस। उसने जैसे बोला काशी ने आंखें खोली। अपने सामने अपनी दोस्त शालिनी को देख के वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। शालिनी आके उसके गले लग गई। उसने भी नम आंखों के साथ उसे गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे काशी। विजय और शालिनी ने एक साथ बोला तो अभय और मालिनी ने एक साथ हैरान होकर उसे देखा। काशी उसे शुक्रिया करते हुए बोली, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है ये, शुक्रिया कुंवर। लेकिन आपको शालिनी के बारे में किसने बताया? मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है ये, शुक्रिया कुंवर। लेकिन आपको शालिनी के बारे में किसने बताया? उसके पूछने पर विजय ने उसे सब बता दिया कि उसे ये बात राजा साहब ने बताया है। ये सुनकर काशी की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए शालिनी ने उसे गले लगा के कहा, बस काशी, अब क्यों रो रही है, चल चुप हो जा। मालिनी ने भी उसे विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे काशी, मेरी और अभय की तरफ से। शुक्रिया। वैसे आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्यों अभय? ये कहकर मालिनी ने अभय की तरफ देखा जो अभी भी काशी को ही देखा जा रहा था। काशी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, जी नहीं, हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते अब। जब से बाबा गए हैं हमने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया।
वैसे प्रिंसेस, आपके लिए एक और गिफ्ट है, लीजिए, खोल के देखिए जल्दी से, कैसा लगा आपको? ये कहते हुए विजय ने एक रेड कलर का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। काशी ने खोल के देखा तो उसमें बहुत सुंदर पाजेब थी। काशी ने बॉक्स बंद करते हुए कहा, बहुत अच्छी है, शुक्रिया। काशी ने अभय की तरफ देखकर कहा, हुकुमसा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज हम घर जा सकते हैं? उसने बस हाँ में सर हिला दिया। काशी शालिनी और विजय के साथ घर के लिए निकल गई। अभय भी कुछ देर में मालिनी को कुछ काम का कह के राणा के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद मालिनी भी चली गई। काशी दोनों के साथ घर पहुंची। आज 2 सालों बाद दोनों सहेलियां साथ थीं। काशी उससे बनारस के बारे में पूछने लगी। विजय आज पहली बार उसे इतना खुश देख रहा था, पर बार बार उसकी नजर शालिनी पर चली जाती और जब शालिनी की नजर उससे मिलती तो वो नजरें फेर लेता। काशी और शालिनी दोनों ने मिलकर खाना बनाया। रात में जब राजेंद्र जी आए तो शालिनी से मिलकर खुश हुए। सबने साथ में बैठ के खाना खाया और कुछ देर बैठ के बात करने के बाद सब सोने चले गए और विजय भी अपने घर चला गया। काशी ने शालिनी को उसका कमरा दिखाया और खुद भी सोने अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई और बगीचे के शीशे के गेट पर खड़ी हो गई और खुद से ही बोली, आपने एक बार भी हमें मुबारकबाद नहीं दी, यहां तक कि ठीक से हमारी तरफ देखा भी नहीं। वैसे भी हम कौन हैं जो आपके लिए कुछ मायने रखते हो। फिर वो आई और बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद वो नींद की आगोश में आ गई। रात के 11:30 बजे काशी का कमरा। अभय धीरे से काशी के कमरे में आया। धीमी लाइट की रोशनी में उसने काशी के चेहरे को देखा। काशी नींद की आगोश में थी। अभय उसके पैरों के पास आया और अपनी जेब से पाजेब निकाल के उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके पैर में पहनी पायल को निकाला और अपने साथ लाई पाजेब पहना दी। उसे बंद कर जैसे हाथ हटाया तो काशी ने अपने पैर मोड़ लिए ठंड से। अभय ने उसे कंबल उठा दिया और धीरे से उसके माथे को चूम के बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हुकुमरानी साहब, और ये पाजेब हमेशा आपके होने का एहसास देंगे हमें कि आप हमारे पास हो। अभय ने सोती हुई काशी से इतना कहा और जाने लगा। वो जाने को मुड़ा तो काशी नींद में चिल्लाने लगी। अभय समझ नहीं पाया। उसने उसे बाहों में लिया जल्दी से और उसे शांत कराया। अभय ने देखा काशी नींद में रो पड़ी थी। उसने उसे ठीक से सुलाया और उसके आंखों के आंसू पोंछे। बस काशी, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। बहुत बहा लिया आपने आंसू, अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है। अभय इतना बोल के काशी के सर को सहला के चला गया। राजेंद्र जी ये सब बाहर खड़े होके देख रहे थे। वो समझ गए थे कि अभय के दिल में क्या है। वो वापस अपने कमरे में चले गए। काशी इन सब से बेखबर सो रही थी।